अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक और साथ में रोमांटिक भी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये कहानी है एक जिनजाद के इश्क की, जो एक गरीब लड़की के जुल्फों का असीर हो गया था। तो अपनी जूता चप्पल उतार दो और दिल पर हाथ रख कर ये कहानी सुनना, बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनजात के इश्क की खूबसूरत दास्तान। 30 सालों से बंद इस घर का दरवाज़ा मामू ने खोला। वो हमें दूसरी मंजिल पर ले आए। मुझे वीरान घर को देखकर बेतहाशा गुस्सा आया। क्या मैं और अम्मा इतने गए गुजरे हैं कि हम इस उजड़े और बोसीदा से घर में रहें? मैं शदीद तैश भरी नज़रों से मामू को देख रही थी। अम्मा मेरी नज़रों से खाइफ थीं, कहीं मैं कुछ बोल ना दूं। थोड़ा सा सामान हमने अपने कमरे में रखा। मामू हम दोनों माँ बेटी को छोड़कर जा चुके थे। अम्मा सर थामे बैठी थी, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से के बायस बार बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मामू ने बता दिया था कि इस घर का मालिक मकान एक दूसरे शहर में रहता है, कभी कभार आता है तो नीचे वाली मंजिल में 1-2 रात गुजार कर वापस शहर चला जाता है। यानी कि इस खौफनाक बिल्डिंग में अब हम दोनों औरतें अकेली रहे। अम्मा तो बहुत थकी हुई थी, लेकिन मैं इस गंदगी में नहीं रह सकती थी, इसलिए जल्दी जल्दी घर की सफाई करनी शुरू करती। फिर 1-2 घंटे की कोशिशों के बाद कमरा रहने के काबिल हो गया था। एक चटाई बिछाकर मैंने उस पर तकिए रखे और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि पेट दुहाइयाँ दे रहा था, क्योंकि सुबह से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया था। मैं तो जवान जहाँ थी, लेकिन अम्मा तो बूढ़ी थी। इस उम्र में वो भला कैसे भूख बर्दाश्त करती। मेरा नाम सदफ है। मेरा बाप ही मेरे जीने का सहारा था, लेकिन उसने बुढ़ापे का ख्याल ना करते हुए मेरी माँ को तलाक देकर एक दूसरी औरत से शादी कर ली। मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी। मेरे अब्बा सऊदी अरब में नौकरी करते थे। वहाँ पर उन्हें कोई औरत पसंद आ गई, फिर उन्होंने चुपके से शादी कर ली। अब वो कई कई सालों बाद घर आते थे। पैसे में खर्चा भिजवाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो किसी अमीर औरत से सऊदी अरब में शादी कर चुके थे। अम्मा सारी ज़िंदगी कंगाल रही, क्योंकि अब्बा ने उनकी ऐसी हालत कर दी थी। वो आम सी शक्ल सूरत की एक सांवली रंगत की मालिक औरत थी, जबकि अब्बा खूबसूरती की दौलत से माला माल थे और खूबसूरत आँखें। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनका पूरा ख़ानदान ही खूबसूरती की दौलत से माला माल था। ऐसे में मेरी दादी ने अम्मा को इसलिए पसंद किया ताकि अब्बा का दिल उनकी तरफ मायल ना हो और वो हमेशा माँ बहनों के बने रहें। लेकिन अब्बा का क्या गया, यह फैसला उनके खुद के लिए ही दुरुस्त साबित ना हुआ और अब्बा ने सऊदीया में ही दूसरी शादी कर ली, वो भी किसी खूबसूरत औरत से। अब जैसे ही अब्बा ने उन्हें तलाकनामा भिजवाया, अम्मा के ऊपर तो कयामत टूट पड़ी। जवान बेटी के होते हुए उन्होंने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। फिर मेरी दादी ने मुझे अपने पास रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया और जिस वक्त अम्मा को उन्होंने घर से निकाला, उनके साथ मैं भी मामू के घर आ गई। ना जाने ये मेरी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती कि मैं अम्मा जैसी नहीं बल्कि अब्बा जैसी दिखती थी। अब्बा की तरह मैं भी बहुत खूबसूरत थी। हालात से मजबूर होकर हम दोनों माँ बेटी मामू के घर आ गए थे, लेकिन उन्होंने भी हमें दिल से कबूल ना किया। मामू एक दिन अम्मा से कहने लगे, मेरे घर में जवान बेटा है, ऐसे में उसकी माँ का दिल बुरा होता है। वो ये सोचती है कि कल को मैं सदफ को अपनी बहू ना बना लूँ, इसलिए तुम्हें किराए के घर में रह लूँ, किराया मैं अदा करूँगा। वो बड़ा एहसान जता रहे थे। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी ना कहा। मैं इस बात से आग बगोला हो गई। 2-4 दिन भी अपनी बहन को मामू बर्दाश्त ना कर सके थे। फिर जो घर उन्होंने किराए पर लिया, उसे देखकर तो मैं गुस्से से और पागल हो गई। इस कदर ख़राब और उजड़ा हुआ घर। फिर एक औरत जो पड़ोस में रहती थी, अम्मा से आकर कहने लगी, ये तो 30 साल से खाली पड़ा है, इसमें से तो रात को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसा लगता है किसी दूसरी मखलूक का बसेरा हो। अम्मा ये सुनकर खौफ से ठहर कर रह गई, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों से डर नहीं लगता था। मैं उस औरत से कहने लगी, आंटी अगर वो चीज़ हमारे सामने आई ना, तो मैं उसका हशर बिगाड़ दूंगी। उन्होंने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो मुंह पर हाथ रख लिया। फिर अम्मा से कहने लगी, अपनी बेटी को संभाल के रख, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जब उस चीज़ से सामना हो गया ना, तो दुम दुबा कर भागेगी। मुझे उस औरत की बात पर गुस्सा आया था, लेकिन मैं खामोश रही। फिर थोड़ी साफ सुथराई के बाद घर काफ़ी मुनासिब हालत में लग रहा था।
हमारे पास तो कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था, इसीलिए एक कमरे में ही हम दोनों माँ बेटी रहने लगे। अब सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि हमारा गुजारा कैसे होगा। मामू के सामने भी रोज़ रोज़ हाथ फैला नहीं सकते थे। अम्मा ने अपनी शादी के कंगन संभाल कर रखे हुए थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो ये कंगन शादी में मुझे देंगी, लेकिन इस वक्त हमें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए दूसरे ही दिन जाकर अम्मा ने वो कंगन बेच डाले और घर में राशन ले आए और दूसरा छोटा मोटा सामान भी। ज़्यादा हैरत मुझे इस बात पर हुई कि मामू ने हमें ये घर किराए पर दिलवा तो दिया था, लेकिन फिर पलट कर हमारी खबर भी ना ली। अम्मा इस बात पर फिक्रमंद रहती कि दोनों माँ बेटी किस तरह गुजारा करेंगी। तभी मैं अम्मा को समझाते हुए कहने लगी कि अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा, आप ज़्यादा परेशान मत हो। लेकिन दूसरे दिन मैं हैरान रह गई जब रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े नौजवान को देखकर मैं हैरान रह गई। वो कहने लगा, मैं ये घर खाली करवाना चाहता हूँ, लेकिन आप हैं कौन? मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझसे पूछे बगैर ही ये घर किराए पर दे दिया गया है, इसलिए कल सुबह तक आप इस घर को खाली कर दें। हम हरगिज़ इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। मैंने गुस्से से उस मालिक मकान को जवाब दिया, ये घर मेरे मामू ने आपकी इजाज़त से ही हमें दिया है, अब हम दोनों माँ बेटी कहाँ घर ढूंढते फिरेंगे। ठीक है, मैं 1 महीने का वक्त देता हूँ, एक दूसरे मकान का बंदोबस्त कर लें, लेकिन 1 माह तक घर में शोर शराबा नहीं होना चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो शहर से वापस लौट आया है, लेकिन अगर उसने हमें वो मकान नहीं दिया था तो फिर कौन था जिसने ये घर मामू को किराए के लिए दे दिया था। लेकिन इस बात का इंकशाफ भी दूसरे दिन ही पड़ोस में रहने वाली औरत ने अम्मा के सामने किया, जब वो कहने लगी कि अरे इस मकान का मालिक तो मकान को बेचकर खुद दूसरे मुल्क चला गया है, लेकिन जिसको मकान बेचा है वो ना जाने कौन है, उसे तो हमने आज तक नहीं देखा। तुम्हारे भाई ने ना जाने किसे किराया दिया है इस घर का। अम्मा को मैंने पूरी बात बताती थी कि किस तरह मालिक मकान घर खाली करने का कह रहा है। अम्मा कहने लगी, मैं उससे बात करती हूँ, बताऊंगी कि किस तरह जिंदगी ने हम दोनों को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहाँ पर सवाए मरने के और दूसरा कोई रास्ता नहीं। अम्मा हद से ज्यादा मायूसी की बातें करने लगी। मैं अम्मा की इन्हीं बातों से डर जाती। दिल में ख्याल आता कि अब्बा को कभी भी माफ नहीं करूंगी, उन्होंने तो अम्मा को जीते जी मार डाला था। फिर उस दिन मैं रात को कोई किताब पढ़ रही थी। अम्मा गहरी नींद सो चुकी थी जब मुझे आधी रात को नीचे घर से अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई थी, जैसे कोई बड़ा हथौड़ा मार रहा हो, वो भी जमीन में। मैं उस खौफनाक आवाज को सुनकर खुद को नीचे जाने से ना रोक पाई। तभी ऊपर मैंने खिड़की से झांक कर नीचे देखा। एक कमरे की लाइट रोशन थी जबकि पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी कमरे में ना जाने मालिक मकान क्या कर रहा था। मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि ये कौन सा तरीका है कि रात को इतना शोर किया जाए। मुझे शरारत सूझी। मैंने 2-3 पत्थर उठाकर नीचे जमीन पर फेंके ताकि उसे एहसास हो कि रात को लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। अचानक ही वो आवाज आना बंद हो गई। शायद उसे एहसास हो गया था कि इस घर में इसके अलावा भी कोई और मौजूद है। सुबह नीचे वाली मंजिल पर ताला लगा होता, जबकि रात को यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती। उस दिन के बाद से उसका और मेरा सामना नहीं हुआ था, लेकिन मैं अम्मा को कहने लगी कि घर चलाने के लिए हम दोनों में से किसी एक का निकलना तो जरूरी है। कब तक मामू के आसरे पर हम खाली हाथ बैठे रहेंगे? उन्होंने तो अम्मा हमें पलटकर भी नहीं पूछना। अम्मा उदासी से कहने लगी कि हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन मेरी बेटी तो अभी छोटी है, तुझे दुनियादारी की समझ भी नहीं, इसलिए मैं कहीं काम देखती हूँ, शायद किसी फैक्ट्री, कोठी, बंगले में काम मिल जाए। लेकिन मैं अम्मा को समझाते हुए कहने लगी कि इस उम्र में बीमारी के साथ आपके लिए काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं किसी स्कूल वगैरह में पढ़ाती हूँ ताकि हमारा घर तो चल सके, और फिर किराया भी तो देना होगा ना। अम्मा ये सोचें कि किराया देना कितना मुश्किल है। हम माँ बेटी उस तनख्वाह से पेट भरेंगे या फिर घर का किराया देंगे? मुझे ये परेशानी खाई जा रही थी, क्योंकि ऐसे लगता था कि मालिक मकान बहुत खड़ूस है, अगर एक दिन भी किराया लेट हो गया तो ये जान को आ जाएगा। यही सोचकर दूसरे दिन मैंने अपनी असनाद उठाई और काम की तलाश में निकल पड़ी। चादर से अपने वजूद को अच्छी तरह ढका हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था जैसे चलते फिरते हर एक मर्द की नज़र मेरे वजूद पर है। इससे पहले मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। मैंने देखा सामने एक स्कूल था, चलो वहीं जाकर पता करती हूँ नौकरी का। यही सोचकर वहाँ कदम रखे, लेकिन वहाँ बैठा मोटा प्रिंसिपल बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा। मुझे उसकी हरकत ठीक नहीं लगी। काम तो उसने दे दिया था, लेकिन फिर भी मेरे दिल ने आमादा ना किया कि मैं यहाँ काम करूँ, इसलिए खामोशी से उठकर आ गई। दिल में ख्याल आया कि कहीं फैक्ट्री वगैरह में जाकर ट्राई करूं, लेकिन जानती थी कि फैक्ट्री में तो मर्द ही मर्द होंगे, ऐसी हालत में शायद मैं वहां काम भी ना कर पाऊं। उसी दोपहर मैं घर वापस आ रही थी जब पीछे पीछे मैंने किसी को आते हुए महसूस किया।
जो ही पलट कर देखा, चादर ओढ़े, कैप से चेहरा छुपाए वो मालिक मकान मेरे पीछे चला आ रहा था, जैसे कि मेरा चौकीदार हो। मैं और भी तेजी से चलने लगी, लेकिन उसने भी अपने कदम तेज कर दिए। फिर जैसे ही मैंने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो कहने लगा, अगर आपको काम की ज़रूरत है तो मैं घर में बैठे बैठे आपको काम ला कर दे सकता हूँ, इसके लिए आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो तो मुझे बड़ा खड़ूस सा लगता था, लेकिन आज उसने हमारे घर की बात कैसे जान ली। मैं जल्दी से कहने लगी, जी जी, आपकी मेहरबानी होगी अगर कोई ऐसा काम मिल जाए जो हम माँ बेटी घर में बैठकर कर सकें। उसने कहा, ठीक है, मैं कल ही आपको काम ला दूंगा जो आपको घर बैठकर करना होगा, फिर मैं खुद ही वहाँ देख कर आया करूँगा। दूसरे दिन उसने मुझे कपड़े ला कर दिए जो सिलाई करने थे। मैं हैरान रह गई। कपड़े बहुत खूबसूरत और कीमती लग रहे थे। लग रहा था कि उसकी जान पहचान बहुत बड़े लोगों से है। मैंने वो सारे लिबास लिए और अंदर आ गई। अम्मा से कहने लगी, अम्मा, मालिक मकान ने ये कपड़े दिए हैं सिलाई करने के लिए। अम्मा, अच्छा खासा मुआवजा मिल जाएगा। अम्मा की पुरानी मशीन काम आ गई जो दादी के घर से निकलते वक्त थोड़े बहुत सामान के साथ हम लेकर आए थे। अम्मा कहने लगी, मैं तुझे कटिंग करके देती हूँ और तू सिलाई करना। सिलाई करने में मैं माहिर थी। जब अम्मा कपड़े कटिंग करने लगी तो मैं हैरान रह गई। लंबे लंबे कपड़े, ऐसा लगता था जैसे किसी ऊंचे लंबे कद वाली औरतों के हों। लेकिन अम्मा उन पर मौजूद कढ़ाई को देखकर हैरान रह गई। फिर अजीब से लहजे में कहने लगी, ऐसा लगता है ये कढ़ाई सोने और चांदी के तारों से की गई हो। फिर जैसे ही मैंने कमरे का बल्ब बंद किया तो एक जोरदार झटका लगा। अम्मा की बात सच साबित हुई। वो सारे कपड़े अंधेरे में ऐसे झिलमिला रहे थे जैसे सितारे चमक रहे हों। फिर 2-3 दिन की मेहनत के बाद हमने सारे कपड़े सिलाई कर दिए। मैं मुंतज़िर थी कि कब मालिक मकान इन कपड़ों को लेकर जाए, क्योंकि पैसों की हम दोनों माँ बेटी को बहुत ज़रूरत थी। फिर तीसरे दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कपड़े लेने के लिए हाथ बढ़ाए। मैंने देखा उसका हाथ बहुत खूबसूरत था। नजरें नीचे किए वो मुझसे सारे कपड़े ले रहा था। फिर कहने लगा, कल आपको सिलाई के पैसे दे दूंगा, आज मैं ये कपड़े जाकर दे देता हूँ। मैंने शुक्रिया कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा कहने लगी, पैसे आएंगे तो थोड़ा सा सामान डलवा लेंगे, बाकी जमा कर लेना, आखिर को किराया भी तो देना होगा। यूं हम दोनों माँ बेटी का गुजर बसर होने लगा। कपड़े सिलाई करके दे देते तो वो मालिक मकान हमें पैसे दे देता। वो न जाने कहाँ कहाँ से कपड़े लेकर आता था और उन्हें कहाँ पहुँचाता था। आज तक हम दोनों माँ बेटी को खबर ना हुई। अल्लाह अल्लाह करके 1 महीना गुजरा, लेकिन किराए की रकम जमा हो गई थी, इसलिए मैं नीचे वाली मंजिल पर चली आई। मैंने देखा नीचे घर गंदगी से अटा हुआ था, जैसे सालों से सफाई न की गई हो। दीवारों पर, छतों पर जगह जगह बड़े जाले लगे थे, लेकिन बंद कमरे में वो मालिक मकान न जाने क्या कर रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक के लिए हाथ रखा, दस्तक देने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया। वो ऐसी ही हालत में मेरे सामने आया। उसकी आंखें बड़ी चमकदार थीं। ऐसे लगा जैसे वो मुझे अपने सामने देखकर बहुत खुश हुआ हो। तभी मैंने किराए के वो पैसे उसके हाथ में देने चाहे। कहने लगी, ये आपका किराया है, आइंदा कभी भी देर नहीं होगी किराए में। मैं ये किराया नहीं लूँगा। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। लेकिन ये किराया तो आपका हक बनता है, आखिर को आपको भी तो गुजारा करना होगा ना, और वैसे भी आप मालिक मकान हैं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, गुजारा कैसा, मैं तो अकेला इस घर में रहता हूँ, कभी कभार ही आता हूँ, वरना तो ज़्यादातर घर से बाहर रहता हूँ। ऐसे में मुझे तो पैसों की ज़रूरत नहीं, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, मेरे पास बहुत मालो दौलत है। वो बड़े फ़ख्र से कह रहा था। लेकिन मुझे बिना किराए के रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बहुत ज़ोर दिया कि वो किराया रख ले, लेकिन उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। फिर मैं अम्मा के पास चली आई। अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, मालिक मकान हमें फ्री में ये घर रहने के लिए दे रहा है। अम्मा भी हैरान रह गई। कहने लगी, पहले तो ये कह रहा था कि घर खाली करो, अब इसे कौन सा दौरा पड़ गया है। लेकिन खैर, हमारा घर चल रहा था। फिर अम्मा खुश होते कहने लगी कि चलो इन पैसों से तेरा जहेज जमा कर लेती हूँ, बस अपनी ज़िंदगी में तुझे रुखसत करना चाहती हूँ। अम्मा के मेरे हवाले से बड़े बड़े ख्वाब थे। मैं दिल ही दिल में मायूसी से सोचने लगी, इतना आसान भी नहीं है अम्मा मुझे रुखसत करना। तेरी इस गरीब बेटी के लिए रिश्ता आना बहुत मुश्किल है। पहले तो वो ये देखेगा कि दोनों माँ बेटी का कोई सहारा भी है कि नहीं। घर भी किराए का है, घर में कोई सामान भी नहीं, ऐसे में बेटी का जहेज कहाँ से देंगे। हालांकि मेरा सगा बाप तो सऊदिया में बैठा ऐश कर रहा है, लेकिन काश उसे मेरा थोड़ा ख्याल होता तो आज उसकी बेटी यूं सलाइयाँ कर करके अपना गुजारा न कर रही होती। ऐसे ही कई मायूस सोचें मेरे जहन पर हावी थी। लेकिन उस रात मुझे बहुत खूबसूरत गाने की आवाज़ सुनाई थी, जैसे कोई गमगीन लहजे में गाना गुनगुनाता हो।
मुझे ये आवाज़ बहुत दिलकश लग रही थी। शायद ही वही मालिक मकान था जो नीचे वाली मंजिल पर मौजूद अकेला बैठकर ना जाने क्या गुनगुना रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये मेरे दिल की दर्द भरी आवाज़ हो। कभी कभार मैं छत की दीवारों से नीचे झांकने की कोशिश करती। इस गली में तो एक दो घरों के अलावा कोई तीसरा घर भी नहीं था, और वो घर भी काफ़ी फासले पर थे। वो ज़्यादातर आना जाना पसंद भी नहीं करते थे। मैं यूं ही बेदिली से खड़ी हुई चांद को देखने लगी, तभी मुझे अपने पीछे आवाज़ आई, आज चांद बहुत खूबसूरत है ना। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से उछल पड़ी। अपने पीछे मालिक मकान को खड़े देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। तेज लहजे में कहने लगी, आप यहाँ कैसे आए? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं आपको पैसे देने आया था, लेकिन नीचे का दरवाज़ा खुला पड़ा है, यही बताने के लिए ऊपर आया था। देखें, रात को दरवाज़ा बंद करके रखा करें, शायद गलती से दरवाज़ा खुला रह गया था। फिर उसने कपड़ों के पैसे मेरे हाथ पर रखे और खुद नीचे चला गया। फिर एक दिन ना जाने वो कहाँ चला गया। नीचे वाली मंजिल पर तो ताला लगा था। मैं 2-3 दफ़ा गई उस घर को देखने, लेकिन ताला लगा देखकर मायूसी से ऊपर वापस आ गई। अम्मा कहने लगी कि ये मालिक मकान बगैर बताए कहाँ चला जाता है। मैंने लाइल्मी का इजहार किया तो कहने लगी, कपड़े तो तैयार है ना जाने वो कब वापस आएगा अम्मा। ये कपड़े जाएंगे तो ही सिलाई के पैसे आएंगे ना। लेकिन अचानक ही रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी कि मालिक मकान होगा, लेकिन 3 नकाबपोश औरतें थीं। उन्होंने काले रंग के लिबास पहन रखे थे। फिर वो कहने लगी, हम अपने कपड़े लेने आए हैं। मैंने उन्हें अंदर आने का कहा, लेकिन उन्होंने अंदर आने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, ये लो, ये तुम्हारी सिलाई के पैसे हैं और हमारे कपड़े हमें दे दो। वो जल्दी में लग रही थी। मैं जल्दी से उनके कपड़े ले आई और पैसे उनके हाथ से ले लिए। फिर मैंने झांक कर देखा कि आया ही जाती कहाँ है, लेकिन जैसे ही दरवाजे से मैंने बाहर झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आया ही ना हो, क्योंकि गली बिल्कुल खाली पड़ी थी। हालांकि हमारी गली अच्छी खासी लंबी थी, इतनी जल्दी उसे पार करना मुमकिन नहीं था। अब मैं अजीब परेशान चेहरा लिए ऊपर आई। अम्मा 2-3 दफ़ा आवाज़ें लगाकर पूछ चुकी थी कि कौन है, लेकिन मेरे मुंह से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकली। फिर मैं पैसों को गिनने लगी। वो तो सिलाई से बहुत ज़्यादा दे गई थी। फिर दिल में ख्याल आया कि मालिक मकान आए तो उससे पूछूंगी कि आखिर ये आने वाली औरतें कौन थीं जो अपने कपड़े खुद लेने आई थीं। फिर अगली रात मुझे हलचल सी महसूस हुई, जैसे मालिक मकान वापस आ गया हो। तभी मैं उससे पूछने के लिए उसके घर चली आई। मैंने देखा पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, जबकि सिर्फ एक ही कमरे की लाइट रोशन थी। यकीनन वो उसी में मौजूद होगा। जैसे ही मैंने उसी आवाज़ लगाई तो अचानक उस कमरे से वो बाहर निकला, लेकिन उसका हुलिया देखकर मुझे डर लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ना जाने कोई अजीबोगरीब काम कर रहा हो। मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर वो कहने लगा, डरो मत, मैं अभी अभी एक बहुत दूर की जगह से लौटा हूँ, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो रही है। फिर मैं उसे बड़ी मुश्किल से कहने लगी कि कल जो औरतें मुझसे कपड़े लेने आई थीं वो कहाँ रहती हैं? उनके हुलिये अजीब से थे, उन्हें देखकर मुझे बहुत डर लगा था। तो वो बुड़बुड़ाते हुए कहने लगा, तो वो यहाँ भी पहुँच गई। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन वो है कौन? अब मैं उससे पूछना चाह रही थी। फिर वो कहने लगा, मैं उन्हें मना कर दूंगा कि दोबारा वो यहाँ पर ना आए। इससे पहले कि किसी को कोई शक हो, मैं खुद ही उनका यहाँ आना बंद कर दूंगा। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं ऊपर चली आई, लेकिन अब कपड़े आना बंद हो गए थे। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। लेकिन एक दिन मोहल्ले की एक रहने वाली औरत हमारे यहाँ चली आई। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो आकर कहने लगी, बहन, तुम दोनों माँ बेटी गुजारा कैसे करती हो? तुम्हारा तो कोई आमदनी का जरिया भी नहीं है। तो अम्मा कहने लगी, नहीं, मालिक मकान बहुत अच्छा है, उसी की वजह से हमारा घर चल रहा है, क्योंकि वो हमें कपड़े सिलाई करने के लिए लाकर देता है। तो वो औरत कहने लगी, कौन मालिक मकान? वो तो किसी दूसरे मुल्क में रहता है। तो मैं कहने लगी, खाला, अम्मी नीचे रहने वाले मालिक मकान की बात कर रही हैं। अरे नीचे तो कोई भी नहीं रहता, निचली मंजिल तो खाली पड़ी है। तुम किसकी बात कर रहे हो? अब मुझे उस औरत की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। फिर वो दोबारा अम्मा से कहने लगी, अरे इस घर का मालिक मकान तो इस घर में रह ही नहीं सका। दरअसल जिस जगह पर यह घर बनाया गया था वहाँ पहले से ही एक पुराना सा घर था, जिसमें एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। जब उस घर को तोड़कर ये घर बनाने लगे तो पूरे मोहल्ले में एक हंगामा सा मच गया था, क्योंकि कहते हैं कि उस दरख्त पर जिन्नात का बसेरा था। यूं जब इस घर को बनाने लगे तो उस दरख्त में से अजीबोगरीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसे में मोहल्ले पड़ोस के आदमियों ने मालिक मकान को मना किया कि घर ना बनाओ, तुम्हें रास नहीं आएगा। लेकिन भला वो कहाँ किसी की बात मानने वाला था। उसने जिद में आकर 2 मंजिला मकान बना डाला और फिर अपने पूरे खानदान को लेकर इसमें शिफ्ट हो गया।
لیکن کہتے ہیں نا، جس چیز سے بڑے بوڑھے منع کریں وہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے وہ اس گھر میں رہنے تو لگ گیا تھا، لیکن پھر بڑا پچھتایا۔ 1-2 مہینے کے اندر اندر اس کو یہ گھر خالی کر دینا پڑا، کیونکہ اس 2 مہینے کے اندر اندر اس کے 2 بچے یکے بعد دیگرے معذور ہو چکے تھے۔ تب وہ اس گھر کو بند کر کے کسی نامعلوم فرد کو بیچ کر باہر کے ملک اپنی فیملی کو لے کر چلا گیا۔ 30 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، تب سے یہ مکان خالی پڑا ہے، اور آج میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں کہ تم دونوں اکیلی ماں بیٹی اس گھر میں پڑی ہو اور تمہیں ذرا بھی کچھ ایسا ویسا محسوس نہیں ہوتا، کبھی کچھ لگا ہو کہ کوئی اوپری چیز یا کسی مخلوق کا اثر ہے؟ میں نے دیکھا کہ اماں کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، جبکہ مجھے اس عورت پر غصہ آیا جو بلا وجہ ہی ہمیں ڈرا رہی تھی، حالانکہ ہمیں تو رہتے ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے تھے اور وہ مالک مکان تو کرایہ بھی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ اس عورت کو کہہ دوں کہ یہاں سے چلی جائے، لیکن پھر ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ اس کی جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ تبھی میں کسی محلے پڑوس کی عورت سے سلام دعا نہیں رکھنا چاہتی، ایسی بے سروپا باتیں کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، بیٹھے بٹھائے اس نے آپ کا دل خراب کر دیا۔ اماں پریشانی سے کہنے لگی کہ بیٹا کچھ تو ہوا ہوگا، جبھی تو وہ ہم سے ایسی باتیں کر رہی ہے، ورنہ اس کا ہم سے ایسا کیا تعلق ہے جو ہمیں کہے گی کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ پھر میں اس رات بستر پر بیٹھی تھی اور سوچتی رہی کہ کیا سچ میں وہ عورت سچی کہانی سنا رہی تھی یا پھر یہ سب جھوٹ پر مبنی تھا۔ تبھی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ مالک مکان تو نیچے موجود ہے، کیوں نہ میں اسے ہی پوچھ کر آؤں کہ آیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک من گھڑت داستان ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اماں کی طرف دیکھا جو دوائی کے زیر اثر سو رہی تھی۔ پھر میں دبے پاؤں نیچے چلی آئی۔ وہ مالک مکان جاگ رہا تھا کیونکہ اس کا کمرہ روشن تھا، باقی دوسرے کمروں میں گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر فوراً ہی کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا، مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آئے تھے۔ پھر میں نے اسے یہ ساری کہانی سنائی جو وہ عورت کہہ کر گئی تھی، اور خوفزدہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی، کیا سچ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا؟ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے تھے۔ پھر وہ غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہیں جنات سے ڈر لگتا ہے؟ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ میں لاپرواہی سے کہنے لگی، مجھے تو ان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، ہاں لیکن اماں کا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ماموں کے گھر چلتے ہیں یہ گھر چھوڑ کر۔ تو وہ مالک مکان تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا تو ابھی تک تمہارے سامنے آ جاتا، اس لیے اپنے دل میں کوئی بھی وہم لانے کی ضرورت نہیں۔ اب میں اس کی بات پر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر اوپر واپس چلی آئی، لیکن میں اسے کیسے بتاتی کہ ہمیں کام کی اشد ضرورت ہے؟ جب تک وہ کپڑے سلوانے کے لیے دے رہا تھا تب تک تو ہم بے فکر تھے، لیکن اب کپڑے آنا بند ہو گئے ہیں، نہ جانے ایسا کیوں ہوا تھا۔ پھر میں دوسرے دن ایک محلے والی کے گھر میں گئی، اس کی بیٹی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پھر میں نے اس سے نوکری کی بات کی تو وہ کہنے لگی کہ کل میرے ساتھ اسکول چلنا، وہاں کا پرنسپل بہت اچھا ہے، تمہاری مجبوری دیکھ کر تمہیں نوکری پر رکھ لے گا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر رات کو میں کمرے میں سو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ مالک مکان دروازے پر موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں چند دن کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن جلد ہی میری واپسی ہو جائے گی۔ یہ تھوڑے سے پیسے دینے آیا ہوں، اس سے آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن جیسے ہی کوئی کام کا بندوبست ہوگا تو میں ضرور بتا دوں گا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں اسکول میں بات کرنے جاؤں گی۔ میں اس سے پیسے نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن در حقیقت مجھے ان پیسوں کی ضرورت بھی تھی کیونکہ اماں بہت بیمار رہنے لگی تھیں، ان کی دوائیاں بھی بہت مہنگی تھیں اور میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بھلے ہی کھانے کے پیسے نہ ہوتے لیکن اماں کی دوائیاں تو ضروری تھیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے پیسے لے لیے۔ پھر دوسرے دن اس لڑکی کے ساتھ اسکول گئی جہاں پر مجھے بچوں کے اسکول میں نوکری مل گئی۔ میں خوش تھی کہ معمولی تنخواہ ہے، لیکن یہ تھا کہ گزارا ہو جاتا۔ پھر واپسی میں آتے ہی اماں کی دوائی لے کر آ گئی۔ یوں میں اسکول میں پڑھا رہی تھی، لیکن نیچے والا گھر مکمل طور پر بند تھا، نہ جانے وہ کب واپس آئے گا۔ میں لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ایک دن دوپہر کے وقت جب میں اسکول سے پڑھا کر لوٹی تو اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو پینٹ شرٹ میں ملبوس، چہرے پر گلاسز لگائے ایک لڑکا دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی عمر 29-30 سال تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ اجنبی کون ہے، لیکن وہ الٹا مجھ سے ہی کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ اوپر والی منزل کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا، تبھی میں پوچھنے چلا آیا۔ میں الٹا اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کون ہے؟ ہم تو یہاں کرایہ دار ہیں، مالک مکان تو کب سے گیا ہوا ہے، آپ کو جو بھی معلومات چاہیے آپ انہی سے لیں۔ میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا کیونکہ وہ غور غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکالتی جب وہ کہنے لگا کہ میں ہی مالک مکان ہوں، یہ گھر میرے والد صاحب کا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ہی میرا دوسرے ملک سے آنا ہوا تھا، سوچا تو اپنے اس گھر کی تھوڑی دیکھ بھال کر کے چلا جاؤں۔
अब मुझे उस लड़के की दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था, लेकिन वो एक पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था। उसे झूठ बोलने की भला क्या जरूरत थी? आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मालिक मकान नीचे वाले पोर्शन में रहता है और एक अरसे से रिहाइश पजीर है। कुछ दिनों के लिए आता है, चला जाता है। अभी चंद दिन पहले ही वो कहीं गया है, लेकिन नीचे तो ताला है और उसकी चाबी मेरे पास है। उसने फिर मेरे सामने ताले में चाबी लगाई और दरवाज़ा खोल दिया, जबकि मैं बुत की तरह वहां साकित खड़ी थी। पागलों की तरह मैं उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुई। अंदर की हालत ने मुझ पर कयामत ढाती, क्योंकि अंदर ऐसे लग रहा था जैसे 20-30 सालों से तो यहाँ कोई ना आया हो। बड़े बड़े जाले, मिट्टी से अटा हुआ घर। हालांकि इससे पहले तो उसकी हालत ठीक थी। ये मेरी आंखें कैसा मंजर देख रही थी। फिर जैसे ही वो पीछे की तरफ पलटा, उसे मैं खड़ी हुई दिखाई दी। मुझे यूं बुत की तरह खड़ा हुआ देखकर वो कहने लगा, लेकिन जिसने भी आपको ये घर किराए पर दिया है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अगर कोई घर खाली हो और उसमें कोई रिहाइश पजीर हो तो फिर किसी का भला हो जाता है। लेकिन अगर आप इस घर में रह रही थी तो नीचे वाली मंजिल पर भी थोड़ा ध्यान दे लेती ना, या कम से कम चाबी लेकर इसे 1-2 बार देख लेती, सफाई कर लेती, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मेरे घर वाले तो दूसरे मुल्क रहते हैं, लगता है मुझे खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। उसने मेरा खौफ से रस्ता चेहरा नहीं दिखा था। मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो गए थे। जब पागलों की तरह ऊपर भागी थी, पीछे से वो मुझे आवाज़ें देता रह गया, लेकिन मैंने उसकी एक भी ना सुनी। अम्मा ने मेरा खौफ से अटा चेहरा देखा तो कहने लगी, क्या हुआ है? कोई जिन देख लिया है क्या? मैं कांपते लहजे में कहने लगी, अम्मा वो जिन ही था जो इतने दिन से हमारे साथ रह रहा था। अरे क्या हो गया है तुझे? पागल तो नहीं हो गई? दिमाग ठीक है ना तेरा? मैंने अम्मा को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनाती। अम्मा, मालिक मकान वो है जो इस वक्त नीचे है, और जो हमें मालिक मकान बनकर धोखा दे रहा था वो ना जाने क्या चीज़ है। ये क्या पहेलियां पूछवा रही हो? तभी मैंने अम्मा को खड़ा किया और कहने लगी, अम्मा अभी और इसी वक्त मुझे मामू के पास चलना है। अम्मा कहने लगी, इस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हो रही, कल चलेंगे, कल तक सब्र करके रख। लेकिन शाम को ही मामू आ गए। जैसे ही वो आकर बैठे, मैं कहने लगी, मामू आपने ये घर किसके जरिए हमें दिलवाया था? तो उन्होंने सर झुका लिया। फिर कहने लगे, हाँ बेटा, मुझे मालूम हुआ है कि मालिक मकान लौट आया है, तभी तो मैं तुम्हें देखने आया था। दरअसल इसका मालिक मकान तो दूसरे मुल्क में रहता था, लेकिन जिसके पास चाबी थी वो मेरा अच्छा दोस्त है। उसी से मैंने कहा था कि अगर कोई किराए का घर हो तो मुझे बताना, इसलिए मैंने तुम्हें ये घर लेकर दिया था। दरअसल मालिक मकान को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि इस घर में कोई किराए पर भी रह रहा है। उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? अम्मा और मैं बिल्कुल खामोश थे। अम्मा कहने लगी, अरे इतने दिन से मालिक मकान बनकर नीचे वाली मंजिल पर कोई गैर रह रहा था, वो कौन था? तुमने तो हमें उस शख्स के बारे में नहीं बताया था। मामू हैरत से कहने लगे कि नीचे वाली मंजिल तो खाली पड़ी है, उसे तो आज ही मालिक मकान ने खोला है। उससे पहले तो किसी ने उसको खोला तक नहीं, क्योंकि उसकी चाबी तो किसी के भी पास नहीं थी। अब हम दोनों माँ बेटी की हालत बहुत बुरी थी। मामू हमारी परेशानी समझ ही नहीं सकते थे। तभी मैं रुक रुक कर मामू से कहने लगी, मामू क्या आपने इस घर के बारे में कोई कहानी सुन रखी है? दरअसल हमें मोहल्ले में रहने वाली एक औरत ने बड़ी अजीब सी कहानी सुनाई है। मामू के चेहरे की रंगत बदल गई। फिर वो खौफजदा लहजे में कहने लगे, क्या तुम्हें कुछ ऐसा वैसा महसूस हुआ इस घर में? अब ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई हो। वो मालिक मकान जो इतने अरसे से हमें धोखा दे रहा था, जो हमारी मदद कर रहा था, हम माँ बेटी को अकेला समझकर हमें काम लेकर दे रहा था, वो इंसान नहीं था बल्कि जिन था। असल मालिक मकान के आने के बाद वो ये घर छोड़कर क्यों भाग गया? वो कहाँ गया? मेरी नजरें उसे हर जगह तलाश करने लगी। मैं बिल्कुल खामोश थी। फिर थोड़ी देर बाद मामू कहने लगे कि मैं तुम दोनों को अपने घर तो रख लूं, लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना कि तुम्हारी भाभी कितनी बकबक करती है। लड़ाई झगड़ा करके उसने मुझे नफसियाती मरीज बना रखा है। ऐसे में लगता है कि मैं एक दिन खुदकुशी कर लूंगा। अम्मा ने मामू को तसल्ली दी। कहने लगी, अल्लाह आपका साया मेरे सर पर सलामत रखे भैया। मेरी हिम्मत नहीं कि अपनी जिंदगी में और गम देखूं। फिर मामू कहने लगे, बस चंद दिन और सब्र कर लो, उसके बाद मैं अपने ऊपर की मंजिल पर एक कमरा बनवा रहा हूँ, वो तुम दोनों को दे दूंगा। लेकिन अम्मा मायूसी से कहने लगी कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, बस यही सोचती हूँ कि किसी तरह सदफ की शादी हो जाए, फिर मेरे दिल में सुकून आ जाएगा। मेरे जहन पर हर वक्त एक ही सवाल रहता था, क्या हम जिन्नात के साथ रह रहे थे? बहुत से सवालों के जवाब थे जो मैं जानना चाहती थी, लेकिन उन सवालों के जवाब मिलना इतना आसान नहीं था। खैर, मैं दूसरे दिन स्कूल जाने लगी। मैंने देखा असल मालिक मकान बाहर दरवाजे पर खड़ा था। वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था, लेकिन मैं सर झुकाकर उसके सामने से गुजर कर चली गई। मेरी आंखें किसी का इंतजार करती। मैं सोचती कि वो एक बार मेरे सामने आए, मैं उससे पूछूं कि आखिर वो कौन था,
और उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अगर वो इस घर में रहता नहीं था या वो जिन था तो उसने हम दोनों माँ बेटी को ये कहकर धोखा क्यों दिया कि वो मालिक मकान है? वो इसी तरह करता रहता अगर असल मालिक मकान वक्त पर ना आता तो। फिर एक रात अम्मा की तबीयत खराब थी, मैंने उनको कहवा बना कर दिया, फिर वो दवाई जिसे पीकर वो सो गई, लेकिन मैं जाग रही थी। मेरी हर रात उदास गुजरती थी, ये सोचकर कि हर इंसान हम पर तरस खाता है, हमारी जिंदगी कितनी बेरहम है। आज मैं मुंडेर पर खड़ी इधर उधर देख रही थी। चांद भी कितना रोशन था, लेकिन वो भी उदास लग रहा था, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैंने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था, वही मालिक मकान जो इस घर का मालिक तो नहीं था, लेकिन हम दोनों माँ बेटी के साथ मालिक मकान बनकर रह रहा था, और जिसने आज तक हमसे किराया नहीं लिया था, और जो हमारी मदद बहुत से तरीकों से करता रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी, उसने जैसे मेरी आंखों के सवाल पढ़ लिए। फिर वो कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं बेबस हो गया था। दरअसल मैं एक जिन जात हूँ। पिछले कई सालों से इसी घर में मैं रह रहा हूँ। एक छोटी सी गलती पर मुझे मेरे कबीले से निकाल दिया गया था। फिर मुझे ये घर खाली मिला तो हमेशा के लिए मैंने इस घर को अपना मस्कन बना लिया। वैसे मैं यहाँ किसी की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन जब तुम अपनी माँ के साथ यहाँ रहने आई, तुम्हारी खूबसूरत आंखों को देखकर मैं तुम पर आशिक हो गया। दिल चाहता कि तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में अपने पास कैद कर लूं। तभी मेरे जहन में ख्याल आया और मैं मालिक मकान बन गया। वैसे तो तुम्हें कभी भी यकीन नहीं आता, इसलिए मैंने झूठ बोलने का ढोंग किया। तुम्हारी मदद करने के बहाने, कभी कोई चीज़ देने के बहाने मैं तुम्हारे सामने आता रहता। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत मासूम। तुम्हारी जिंदगी में बहुत से दुख थे, लेकिन तुम उन दुखों को चेहरे पर जाहिर नहीं करती थी। फिर मुझे तुम्हारी आदत होती चली गई। मैं चाहता था कि तुम दोनों माँ बेटी यहीं पर रुक जाओ, इसीलिए अपने कबीले के सरदार से माफ़ी मांगी। उसने मुझे कबूल तो कर लिया था, लेकिन मैंने तुम दोनों माँ बेटी के लिए कोई काम ढूंढने की मिन्नतें की कि मुझे कोई ऐसा काम दो जिससे मैं उनसे करवा सकूं। तभी मैं उनके कपड़े लाकर तुमसे सिलवाता। वो कपड़े बहुत कीमती और खूबसूरत होते थे, क्योंकि वो शहनशाही जिन्नात की बीवियों के कपड़े थे। उन्हें भी तुम्हारे हाथ के कपड़े बने हुए बहुत पसंद आए, लेकिन एक दिन वो इसरार करने लगी, कहने लगी कि हमने उन दोनों माँ बेटी से मिलना है जो हमारे कपड़े सिलाई करती हैं। लेकिन मैं उन्हें यहाँ हरगिज आने नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आए, इसलिए उन्हें मना करता रहा। लेकिन एक दिन जब मुझे पता चला कि मेरा राज तुम्हारे सामने आने वाला है, तो मैं बुरी तरह घबरा गया। इससे पहले कि तुम मेरी सच्चाई जानकर मुझसे नफरत करने लगती, मैं खुद ही तुम्हारी जिंदगी से चला गया। फिर असल मालिक मकान यहाँ लौट आया, अब वो यहाँ रहता है। लेकिन मैं तो एक जिनजात था, एक ऐसा जिनजात जो पिछले कई सालों से इस घर में अपना मस्कन बनाकर बैठा था। सिर्फ एक लड़की को देखकर उसका आशिक बन गया। लेकिन जाने अनजाने मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। तुम्हारे दिल में अगर मेरे लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो मैं माफ़ी का तलबकार हूँ। फिर वो मुझसे इल्तिजा करते हुए कहने लगा कि क्या कभी कभार मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ। मैंने उसे इजाज़त देती, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिल में भी उसके लिए बहुत गुंजाइश थी। फिर वो मेरे सामने से गायब हो गया और मुझे एक दुख में छोड़ गया। उधर अम्मा की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन मैं पूरी तरह चीखने लगी जब अम्मा बेहोश हो गई। पीछे से मालिक मकान भागता हुआ आया और अम्मा को अस्पताल ले गया। उसने मेरी हर तरह से मदद की, लेकिन अम्मा मेरी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं था। कहीं जाकर किसी ने मामू को बताया, तब वो वापस आए। अम्मा को दफना दिया गया, लेकिन मैं बिल्कुल अधूरी रह गई थी। मैं जानती थी कि एक बुरा मुस्तकबिल मेरा इंतजार कर रहा है। मामू मुझे अब अपने साथ ले जाएंगे और मुमानी जिंदगी भर मुझे सताएगी, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। लेकिन ये सब मेरी सोच थी। मैं हैरान रह गई जब उस मालिक मकान ने मामू से कहा कि वो मुझसे निकाह करना चाहता है। मामू ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा और निकाह नामे पर दस्तखत करवा दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एकदम ही मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो मालिक मकान जो दूसरे मुल्क में नौकरी करता था, बहुत अमीर था, वो मुझ जैसी गरीब लड़की से कैसे शादी कर सकता था? लेकिन उसका कहना था कि वो मेरी खूबसूरत आंखों पर फिदा हो गया था। फिर सादगी से लाल जोड़े में मामू ने मुझे उसके साथ रुखसत कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे उस घर में रहने वाला जिनसात मुझसे बदला लेगा। पहली बार मुझे अब डर लग रहा था, कहीं वो इस बात पर नाराज होकर मुझसे बदला लेने ना आ जाए कि मैंने इस घर के हकीकी मालिक से शादी कर ली है। मैं बहुत डर रही थी। खैर, दिन पर दिन गुजरते गए। मेरे शोहर ने मुझे इतनी मोहब्बत थी कि मैं पिछले सब गम भूल गई। अम्मा के बाद मेरी ज़िंदगी में उसकी अहमियत थी। यूँ मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत खुश गुजरने लगी। इसी दौरान मेरे शोहर ने मेरा वीज़ा भी लगवा लिया। वो मेरी इस घर में आखिरी रात थी, क्योंकि दूसरी सुबह मुझे इस घर को छोड़कर चले जाना था। लेकिन उस रात मेरे शोहर के सो जाने के बाद आधी रात को खुद ब खुद मेरी आंख खुली।
मैंने एक साहिल को इधर उधर फिरते देखा। मैं उसे देखकर बुरी तरह से डर गई, लेकिन अचानक उसने मुझे आवाज़ दी, फिर मेरे करीब आकर कहा, शादी मुबारक हो। मैंने देखा उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी, आंखों में आंसू थे। फिर वो मुझे दुआ देते हुए कहने लगा, जहाँ रहो खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ कि मैं एक जिनजात हूँ और तुम आत्मजात, और जिनजात और आत्मजात का कोई मिलन नहीं। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। वो मुझे दुआ देने आया था, लेकिन उस जिनजाते की मेरे दिल में क्या इज्जत थी, शायद मैं उसे बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसने एक ऐसे वक्त में हम दोनों माँ बेटी की मदद की थी जब हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई ना था। बज़ाहिर मेरा मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन उस जिनजात का मुझ पर एहसान था, और मैं ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखने वाली थी। फिर दूसरे दिन ही मैं अपने शोहर के साथ दूसरे मुल्क रवाना हो गई, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली आबाद थी। आज भी कभी कभार मुझे वो घर याद आ जाता है, और उसके साथ ही वो जिनसात भी। शायद ही किसी को इतना मेहरबान मालिक मकान अपनी ज़िंदगी में मिला हो। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।